हेलो। हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच शुरू करने जा रहे हैं, जो कि ग्रामर का एक हिस्सा है। आप देख पा रहे हैं नरेशन या स्पीच, इसका अर्थ होता है कथन। कथन और द नरेशन कैन बी स्टडीज अंडर टू ग्रुप्स। हमारा जो नरेशन है दो ग्रुप में पढ़ा जा सकता है। नरेशन को आगे दो भागों में बांटा जा सकता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इसके परिभाषा देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं आज घर पर रहूँगा, और उसी बात को सुनने के बाद हम उसी के बात को दूसरों को जाकर बोले कि उसने कहा मैं घर पर रहूँगा, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच की परिभाषा देखते हैं। जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त न करके उसके सारांश एवं आशय को लेकर अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, तब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कि भी मैंने बोला, उसने कहा कि वह आज घर पर रहेगा, तो इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। देखते हैं डायरेक्ट स्पीच के स्ट्रक्चर। डायरेक्ट स्पीच में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये इन्वर्टेड कॉमा है और यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो लिखा है, ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे कि आप नीचे लिखा है देख सकते हो। और इसके जो बाहर लिखा होता है वो हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये और इसका ऑब्जेक्ट ये। इस तरह से हम लोग जानते हैं। और ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट और ये रिपोर्टिंग वर्ब सेम। इसी प्रकार इसमें भी हम लोग का देख सकते हो, रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ये है और उसका ऑब्जेक्ट ये है और ये उसका वर्ब है, जिसे हम कभी कभी टेंस भी कह देते हैं। कभी कभी टेंस कहते हैं इसको, टेंस। आपने इन सभी चीज़ों को आशा करता हूँ कि ध्यान से समझे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, हम लोग का यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर है, इसमें दिखाई दे रहा होगा। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए यहाँ पर मुख्यतः 3 नियम दिखाई देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। पहला नियम है मास्टर रूल, जो सच में मास्टर है। मास्टर यानी मुख्य, जो सच में मुख्य नियम है। और दूसरा है, यहाँ पर देख रहे हो, दूसरा जेनरिक रूल। जेनरिक रूल का मतलब होता है सामान्य नियम। सामान्य नियम, सामान्य नियम। और तीसरा स्पेसिफिक रूल। स्पेसिफिक रूल से अर्थ ही निकलता है विशेष नियम।
विशेष नियम। इन तीनों रूलों को हम वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये हम लोग का अगला साइड ये है, ये मास्टर रूल है। इसमें हम देखेंगे कि मास्टर रूल हम लोग का कैसे काम करता है। मास्टर रूल, मास्टर रूल हमारे सेंटेंस मुख्यतः 5 प्रकार के बनते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को आगे फिर से 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर ये आगे 2 भागों में बटा है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य जिसमें सकारात्मक बातें हो। और निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य जिसमें नकारात्मक बातें हो। नकारात्मक यानी नहीं, जिसमें नॉट देखने को मिले। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हमारे प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरह से बनते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चन, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। जैसे कि देखो सहायक क्रिया में एग्जाम्पल देते हैं, इज ही, इज ही गोइंग टू, इज ही गोइंग टू मार्केट। क्या वह बाजार जा रहा है। यदि आप इस प्रश्न का जवाब दोगे तो जवाब में यस और नो आएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो प्रश्न शुरू हुआ है ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो ऐसे प्रश्न को यस नो प्रश्न बोलते हैं। और इसके बाद हम लोग का प्रश्न का दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार यहाँ पर देख पाएंगे, ये दूसरा प्रकार है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में हमें पूरा प्रश्न का जवाब देना पड़ता है। जैसे कि देखिए WH क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ पर WH आएगा, वेयर इज, वेयर इज, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। तो इस प्रश्न में आप हाँ या नहीं का जवाब नहीं दे सकते। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रहा है, वो स्थान का नाम बताना पड़ेगा। तो इसे हम WH क्वेश्चन बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस में होता है आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे कि आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक
वाक्य। वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य इसमें होता है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जाओ यहाँ से, गो फ्रॉम, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर आपको मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रकार से आज्ञा दे रहा हूँ। तो ये आज्ञा सूचक वाक्य है। आप आगे देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है कामना सूचक वाक्य। जैसे कि जानते हैं आप, कामना सूचक वाक्य, कामना सूचक, कामना सूचक वाक्य, वाक्य, कामना सूचक वाक्य। और ये कामना भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे किसी के लिए अच्छे की भलाई की कामना करना, किसी के लिए भलाई की कामना करना, भलाई की कामना, और बुराई की कामना, बुराई की कामना करना, बुराई की कामना करना। ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि भगवान करे वहाँ पास हो जाए, तो मे गॉड ब्लेस ही पास्ट, भगवान करे वो गिर जाए, मे गॉड ही फेल डाउन। तो इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, ये हमने जाना विस्मयादि बोधक यानी अलास या फिर हुर्रे, ये शब्द है आश्चर्य। जैसे कि हाय, एक प्रकार का ऐसा चिन्ह होता है, ये हम लोग को विस्मयादि बोधक होता है। आश्चर्य का बोध कराते हैं इसमें। ये हो गया हम लोग का सेंटेंस। अब देखते हैं इसमें मास्टर रोल में क्या क्या लगता है। तो इसके लिए इसको पूरी तरीके से इरेज कर देते हैं। ये अब जानेंगे मास्टर रोल में क्या क्या लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है हम लोग का डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर। जो ये वाला दिखाई दे रहा है ये डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर है, और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर है। इसमें अंतर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉमा दिखाई दे रहा है, इन्वर्ट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, और लास्ट में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, वो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें इसको हटाए हैं, तो उसके बदले हमारे यहाँ पर मास्टर रूल लगेगा इधर, और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। हम यहीं पर जो मास्टर रूल लगा रहे हैं, यही हम लोग मास्टर, यहाँ पर क्या लगेगा। तो जैसे कि आपको आगे बताऊं, यहाँ से देखिए, अगर हम लोग का असर्टिव सेंटेंस रहता है या असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव रहता है, तो इसमें हम लोगों का दोनों में दैट लगेगा। इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद दैट लगेगा, दैट, जिसका अर्थ होगा कि, जिसका अर्थ होगा कि। उसके बाद इसमें
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें लगेगा इफ या वेदर, इफ या वेदर। और WH क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लगेगा। इसमें रहेगा हम लोग का WH वर्ड रहेगा, WH वर्ड रहेंगे, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह का क्रम रहेगा। इसके बाद देखते हैं ऑप्टेटिव ऑपरेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में लगता है टू लगता है, इम्परेटिव सेंटेंस में टू लगता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट लगता है। ये है हम लोग का मास्टर रूल। जब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से हटाते हैं, तो ये सारे चीज़ें लगते हैं बारी के बारी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे के सारे परिभाषाओं को। ये परिभाषा लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच का, इनडायरेक्ट स्पीच का। अब यहाँ से देखिए डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में दिया है अंकित सैड। अंकित ये सब्जेक्ट हो गया और ये हम लोग का वर्ब हो गया, और ये वाला इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हो गया, और ये बीच में जो दिया है ये हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब इसको बदलेंगे। देखिए इस वाले पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है अंकित सैड, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में अंकित सैड दैट, तो यहाँ पर देखिए ये दैट लगा है इसको हटाने के बदले में। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट आई था, लेकिन यहाँ तो ही हो गया, और यहाँ एम था लेकिन यहाँ पर वाज हो गया। ये कुछ नियम होते हैं जिसे हम जानेंगे स्पेसिफिक रूल में और जेनरिक रूल में जानेंगे। अब इसको बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पर देखिए अंकित सैड में जो हम लोग का सैड है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब यदि हम लोग का पास्ट में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और उसका जो वर्ब होता है दोनों बदलते हैं।